तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड के बारे में। बात करें तो एग्रोकेमिकल कंपनी है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट कंपनी डिलीवर करती है अपने कस्टमर्स को। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे जिससे कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके, और फिर हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में जो इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम अपना पैसा इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर हमने अपना पैसा ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर अपना पैसा इस कंपनी से निकालना चाहिए। दूसरी बात आपको एक और बता दें, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड के बारे में। जैसे नाम से पता लग रहा है, कंपनी सीड्स मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है और कंपनी मेनली हाइब्रिड सीड्स बनाती है। बात करें तो कंपनी हाइब्रिड सीड्स के लिए रिसर्च का काम करती है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये सारे काम करती है। और कंपनी हाइब्रिड सीड बनाती है और अलग अलग वैरायटी के सीड्स बनाती है उसकी जो फार्मर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी बात करें तो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है सीड मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया के अंदर, और साथ साथ कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग R&D का बेस भी बनाती है। काफ़ी अच्छा मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस है कंपनी का, और उसी के ऊपर सारे प्रोडक्ट निर्भर हैं, क्योंकि ये इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी जिसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रिसर्च की, तभी वो अच्छे से बात करें तो नए नए सीड्स और सारे प्रोडक्ट डेवलप कर सकती है। बात करें तो अभी तक कंपनी 125 से ज़्यादा हाई क्वालिटी के हाइब्रिड और वैरायटी के सीड्स बना चुकी है जो अपने कस्टमर्स को या बात करें तो फार्मर्स को हाई यील्ड प्रोवाइड करते हैं। उनके हिसाब से जो वो फसल उगाना चाहते हैं वो जल्दी उगती हैं, ज़्यादा बेटर क्वालिटी होती है उनकी। जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनका मेन मतलब ही यही होता है कि वो नॉर्मल सीड से ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड करते हैं, जल्दी जो उनकी फसल है वो बनती है, उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस होता है, इस तरह की इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी भी, इस तरह के सारी चीज़ें ये हाइब्रिड सीड्स के थ्रू कंपनी अपने फार्मर्स को देती है। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो सीड्स तो कंपनी बनाती है, लेकिन कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए, कौन कौन सी वेजिटेबल के सीड बनाती है, तो कंपनी बात करें तो फील्ड क्रॉप्स के लिए जो सीड बनाती है उसमें मेज़ है, राइस है, कॉटन, सनफ्लावर, मस्टर्ड, बाजरा, वीट, इस तरह की फील्ड क्रॉप्स के लिए कंपनी जो है यहाँ पे हाइब्रिड सीड्स बनाती है। उसके बाद करें वेजिटेबल सेगमेंट की, तो वेजिटेबल सेगमेंट में है टोमेटो, ओकरा जिसको भिंडी बोलते हैं, चिल्लीज यानी कि मिर्च, उसके अलावा वाटरमेलन है, गार्ड्स है उसमें घिया, तोरी, उसके अलावा ब्रिंजल, इस तरह की वेजिटेबल्स के लिए कंपनी जो है यहाँ पे बात करें तो हाइब्रिड सीड्स बनाती है। और काफ़ी अच्छी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, फार्मर्स में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि बात करें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी रिक्वायरमेंट लंबे टाइम तक चलने वाली है, पहले भी थी और आज भी है। फार्मर्स को अगर अच्छे से फसल उगानी है तो सीड्स अच्छे होने ही चाहिए। तो कंपनी बहुत अच्छे बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, और एक ऐसा मतलब बिजनेस सेगमेंट है कि खाना तो सबको खाना ही है, तो फार्मर्स हमेशा काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है, और कंपनी उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करती है। अब बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, कंपनी इतने सारे सीड्स बनाती है तो कंपनी को कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, तो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो कॉटन सीड से आता है 35% का, और जो नॉन कॉटन सीड्स हैं उसमें वेजिटेबल्स आती हैं, राइस, मेज जिसकी हमने बात की, वहाँ से कंपनी को 65% में आता है, जैसे कि आप देख रहे होगे फोटो में। और बात करें यहाँ पे तो जो नॉन कॉटन की जो कैटेगरी है उसमें बात करें तो उसमें जो मेज़ है उसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पहला हो गया कॉटन, उसके बाद में मेज़, इससे कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू आता है। ये जो सीड्स हैं कंपनी के, ये देखें तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की सेल कंपनी करती है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, कंपनी कितने प्लांट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो कंपनी में अभी 18 सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जहाँ पे कंपनी अपने सीड्स को प्रोसेस करती है। उसके अलावा कंपनी में कोल्ड स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो 31,000 मीट्रिक टन की है, और उसके अलावा कंपनी के पास में 10 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस भी है जहाँ पे कंपनी लगभग 75,000 मीट्रिक टन के जो सीड्स हैं उनको स्टोरेज कर सकती है। तो कंपनी में काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है प्रोसेसिंग सीड्स बनाने के लिए भी, कोल्ड स्टोरेज की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, और बात करें तो वेयर हाउस भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट कंपनी को पड़ेगी एकदम से, तो सब चीज़ें बिक नहीं जाएंगी, तो सब चीज़ें कंपनी ने अच्छे से यहाँ पर मैनेज की हुई हैं। उसके बाद करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, जैसे मैंने बात की थी, अभी कंपनी 18 स्टेट्स कवर करती है अपने प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू, और कंपनी के पास में 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 60,000 प्लस के रिटेलर्स हैं जिसके थ्रू कंपनी अपना माल बेचती है। और जो इनके सीड्स बिकते हैं वो लगभग 1 लाख ऑर्गेनाइज्ड
एकड़्स यानी कि 1 लाख एकड़ जो फार्म्स हैं वहाँ पे कंपनी के जो सीड्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो ठीक ठाक कंपनी अपना एक बात करें तो नेटवर्क भी होल्ड करती है और एक मार्केट सेगमेंट भी होल्ड करती है। उसके अलावा कंपनी के पास में अभी 65,000 सीड प्रोडक्शन ग्रोवर्स यानी कि ऐसे लोग हैं जो सीड प्रोडक्शन काम करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास में, और 5,000 से ज़्यादा विलेजेस में कंपनी ने उनको डिप्लॉय करा हुआ है, जिससे वो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग सीड्स को डेवलप कर सके जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी होल्ड करती है। और अगर हम बात करें कंपनी के R&D कैपेबिलिटीज़, हम कंपनी कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है, तो कंपनी ने लगभग 1,000 एकड़ की जो लैंड है वो सिर्फ अपनी रिसर्च फार्म बना रखी है, रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए रखी हुई है, जहाँ पे कंपनी नए नए प्लांट लगा के उनके ऊपर रिसर्च करती है और हाइब्रिड सीड बनाने के लिए काम करती है। और कंपनी ने 165 प्लस ऐसे वर्कर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स अपने पास रखे हुए हैं जो लगातार काम करते हैं R&D के ऊपर और हाई जो यील्ड वाले जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। उसके अलावा कंपनी ने अभी एक और नया जो प्रोजेक्ट शुरू करा है, उसमें कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट R&D बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने वाली है, उसको अभी अंडर प्रोसेस है। उसके लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए साल दर साल कंपनी खर्च करेगी और कंपनी आने वाले टाइम में उसको भी डिप्लॉय करेगी अपनी R&D एक्टिविटीज़ में। तो ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छे से R&D एक्टिविटीज़ कर रही है और उसको बढ़ाने के लिए भी लगातार कंपनी काम कर रही है। तो इस तरह से बात करें कंपनी के पूरे बिजनेस प्रोफाइल की, तो मेरे को काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल लगा। जैसे मैंने पहले ही बात की, कंपनी इस तरह के सेगमेंट में इसकी काफ़ी लंबे टाइम तक डिमांड होने वाली है। कंपनी के प्रोडक्ट भी ठीक ठाक लग रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा है। और जैसे मैंने बात की R&D एक्टिविटीज़ ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है और कंपनी और ज़्यादा उनको एनहेंस करने के लिए भी काम कर रही है। जो नया बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो प्लांट कंपनी लगाने वाली है, तो वो भी उनको हेल्प करेगा आने वाले बिजनेस में, जिससे वो और अच्छे प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे और अच्छी मार्केट जो है वो एक्वायर वो कंपनी कर पाएगी। तो कुल मिलाकर बात करें तो मुझे तो बिजनेस वाइज जो कंपनी वो काफ़ी अच्छी लगी। तो अभी तक तो बात हमने कर ली कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखें कंपनी के पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहला जो पैरामीटर चेक करते हैं होता है कंपनी का रेवेन्यू। यहाँ देखें तो 2020 में कंपनी के रेवेन्यू थे 929 करोड़ और अब ये 2024 में आए हैं 1148 करोड़। यहाँ पे देखें तो लगभग हर साल कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, लेकिन बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में नहीं है। जैसे हमने पहले ही बात की थी, कंपनी क्या है, एक नीच सेगमेंट में काम करती है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड ही होती है। मतलब ये ऐसे किसी फील्ड में या ऐसे किसी सेगमेंट में जहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की आने वाली है, तो ग्रोथ देखें तो एक स्टेबल सी कंपनी ग्रोथ है। परसेंटेज में बात करें तो 7% के नॉर्मल से CAGR से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, लेकिन स्टेबल कंपनी है। लेकिन बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया है। 2020 में 27%, 2021 में 29% और अभी 2024 में भी 25% आया है। तो बात करें एवरेज की, तो पिछले 5 साल से कंपनी 25% का बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करती है, यानी कंपनी बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होने से हमें क्या पता लगता है कि कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है वो कम है, एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कम है, और साथ साथ जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच पाती है, इसलिए उसको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो सब चीज़ें कंपनी मैनेज कर रही है। तो फिर भी देखें तो एक बहुत ही अच्छा और स्टेबल कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी का। उसके बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 260 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2020 में और अब 2024 में 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। और यहाँ भी देखें तो कंपनी ने पिछले 5 साल में देखें तो 10% के ठीक ठाक CAGR से अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ करा है। तो कंपनी अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर रही है और साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रही है। तो कुल मिलाकर बात करें तो काफ़ी अच्छा और एक स्टेबल बिजनेस कंपनी कर रही है। अभी देखें तो स्मॉल कैप की कंपनी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज़ को आप एनालाइज करोगे, लेकिन यहाँ देखें तो काफ़ी स्टेबल कंपनी का बिजनेस है, काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज़ कर पा रही है। उसके बाद करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से लगातार फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है। कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो भी अच्छे से जनरेट कर पा रही है और उसको अपने पास भी रख पा रही है, उसको एनकैश कर पा रही है, ये हमें फ्री कैश फ्लो बता रहा है। और जैसे हमने पहले बात की थी, जो छोटी कंपनियां, जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, उनके पास देखोगे तो बहुत कम कंपनियां जो फ्री कैश फ्लो होल्ड कर पाती हैं, क्योंकि उनको बार बार एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और बहुत सारे खर्चे होते हैं, मार्केटिंग खर्चा काफ़ी कंपनी का ज़्यादा होता है, तो उनके पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं रह पाता है। लेकिन यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि कंपनी पैसा कमाती भी है और उसको अपने पास भी रख पाती है।
फिर बात करें डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो क्योंकि पेटी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है कंपनी अभी रिजर्व बना रही है और बाकी पैसा वो अपने पास ही रख पा रही है, जिससे अपने अच्छे से बिजनेस को कैरी कर सके। तो छोटी कंपनियां वैसे ही बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है, तो ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड पेमेंट करती है, ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी नहीं है। फिर बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। जीरो डेट है कंपनी के पास में, कोई डेट की टेंशन नहीं है, ना किसी को इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ना कोई पैसा वापस करना है। तो बात करें तो कैपिटल के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब क्योंकि सारा सारा अपना पैसा इक्विटी का है, तो कंपनी इक्विटी के ऊपर भी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करती है, जो पता लग रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी से। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 23% का रिटर्न इक्विटी है लास्ट ईयर का, और पिछले 5 साल की भी जो एवरेज है वो 20% की है। तो कंपनी ना तो डेट होल्ड करती है, और जो कंपनी ने इन्वेस्टर का पैसा भी लिया उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। यहाँ देखें तो 23% का लास्ट ईयर का और पिछले 5 साल की एवरेज 20% की, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज कर रही है, ये हमें क्लियर बताता है। तो कुल मिलाकर हम बात करें पूरे सारे फाइनेंशियल्स की, तो हमने देखा कंपनी के है तो स्मॉल कैप की, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो कंपनी होल्ड करती है, कंपनी पास में डेट भी कोई नहीं है, कंपनी का आरओई काफ़ी अच्छा है, और बात करें तो अपने रिवेन्यू को और प्रॉफिट को साथ साथ लेके चल रही है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, और कंपनी बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। तो कुल मिला बात करें तो फंडामेंटली या बात करें तो फाइनेंशियली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि ठीक है कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी का जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी को खरीदने के लिए, उसके शेयर्स को खरीदने कितना पैसा हमें देना पड़ रहा है, कहीं शेयर में महंगे तो नहीं मिल रहे हैं या फिर किस प्राइस में मिल रहे हैं। तो मैं बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ पे कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा हमने देखा था, तो 2022 में था 63 करोड़, 2023 में 187 करोड़ और 2024 में 289 करोड़। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो का हम एक एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 180 करोड़ रुपये। यानी कि जो हमारी कंपनी है कावेरी सीड, ये 180 करोड़ पे फ्री कैश फ्लो हर साल जनरेट करती है, ये इसका मतलब हो गया। और इस फ्री कैश फ्लो के साथ जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 9000 करोड़ रुपये। यानी कि ऐसी कंपनी जो 180 करोड़ पे हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है और आगे हर साल लगभग इतना ही फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी, उस कंपनी को खरीदने के लिए या उस फ्री कैश फ्लो कमाने के लिए आज हमें 9000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस कंपनी में, ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू 9000 करोड़ रुपये। अब हमें इसको पर शेयर के हिसाब से निकालना है कंपैरिजन के लिए, तो कंपनी की जो पर शेयर की वैल्यू है हमारी 1750 रुपये, यानी कि 1750 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं, किसी भी कंपनी को अगर हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे या प्रीमियम दे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करे ना करे, कोई कंपटीशन आ जाए, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन चेंज हो जाए या फिर कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए, तो हम जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। अगर हमसे कोई एनालिसिस में गलती होगी तो वो सब चीज़ें हमारी एक तरीके से उसमें कवर हो जाए, हमारा रिस्क ज़्यादा ना बढ़े। तो अभी हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली 1750 रुपये, तो उसका 50% या मार्जिन सेफ्टी हो गया 875 रुपये। यानी कि 875 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को काफ़ी सस्ते दाम पे खरीदेंगे और साथ साथ हमारे जो आने वाले रिस्क हैं उसको भी हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, आज में एक्चुअल शेयर प्राइस कंपनी का चल रहा है। तो आप बता दें आज की कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 935 रुपये। 935 रुपये पर इक्विटी शेयर पे इसके जो शेयर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। और इस शेयर प्राइस हिसाब से बात करें तो कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। 875 हमने कहा था मार्जिन सेफ्टी और 935 रुपये के आसपास मिल रहे हैं, तो लगभग मार्जिन सेफ्टी के साथ ही मिल रहे हैं। यानी कि जो कंपनी 100 रुपये की है आज में 50 रुपये के आसपास मिल रही है। एक ऐसी कंपनी जिसको हमने अच्छे से चेक कर लिया, कंपनी के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, कंपनी अच्छे सेगमेंट में काम करती है और साथ साथ फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो कंपनी हमें आज काफ़ी अच्छे से अंडर वैल्यूएशन मिल रही है। बात करें एक और पैरामीटर की तो प्राइस बाय अर्निंग रेशो 17 की पीवाई पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो काफ़ी लो प्राइस पे कंपनी अवेलेबल हो रही है।
तो मेरे हिसाब से बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और प्राइस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर हम इस तरह की कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन वही बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है। आप थोड़ा अपना होमवर्क कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो आप देख ही रहे हो सारे पैरामीटर बढ़िया हैं, सब चीज़ अच्छी चल रही है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन वही हमेशा बात जैसे हमेशा करते हैं कि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है। एक ही कंपनी में ज़्यादा पैसा नहीं डालना, चाहे वो सस्ती है चाहे वो कैसी भी है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर किसी को नहीं पता। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग टाइप की कंपनी में रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो पोर्टफोलियो वो हमें बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है। दूसरी जैसे बात की प्राइस अर्निंग 17 की चल रही है, इसको हम कंपेयर करें दूसरी कंपनी से, जैसे ईवी सेक्टर की कंपनी है या सोलर वाली कंपनी है, तो उसमें क्या है सब लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स अवेलेबल नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस बाय अर्निंग रेशियो। तो उस तरह की कंपनी में क्या है कि बहुत ज़्यादा कंपनी में रिस्क बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन इस तरह की कंपनी जो कोई लाइमलाइट में नहीं है, कुछ नहीं है, अपना सिंपल बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो उस तरह की कंपनी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में जब इसको रिकॉग्नाइज करेगी पब्लिक तो इसका प्राइस भी अच्छे से बढ़ जाएगा और साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, अर्निंग बढ़ रही है, तो अच्छा ही हमें इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से बात करें तो कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।